शो स्लाइड। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है एड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए। और इसमें क्या है कि डाउट्स वगैरह जब लास्ट के 5 मिनट्स हो तभी आप पूछना, क्योंकि अगर इसको बीच में थोड़ा सा भी छेड़ दिया तो आज फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर आधा आधा इधर आधा नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर उससे मज़ा नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा कि ये हो जाए कंप्लीट, है ना। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, इनमें तो थोड़ा बहुत जितना एनसीईआरटी में उतना आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है। हाँ ठीक है, क्या करूँ, अब अलग शकल लग रही है तो क्या किया जाए। कई लोग शाकाल लिख करके भेज रहे हैं, कई लोग वो पता नहीं किस गुंडे का नाम लिख करके भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। तो हाँ, अभी ये चैप्टर इसमें कभी काफ़ी है, काफ़ी क्या मतलब 3-4 लेक्चर का भी इसमें बाकी है। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहले तो इसका मतलब क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का, एक्वायर्ड का मतलब होता है नॉन कॉन्जेनाइटल, मतलब ये डिजीज ऐसा नहीं कि बर्थ से हो, ये बर्थ के बाद HIV के इन्फेक्शन हो जाने की वजह से होता है, तो नॉन कॉन्जेनाइटल बोल दिया। इस डिजीज में होता क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलेंगे। उसके बाद सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम वीक हो जाने की वजह से सेवरल अदर पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, और फिर उन पैथोजन की वजह से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में आ जाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही सिंड्रोम वर्ड दिया जाता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब हुआ। इसे स्लिम डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये डिजीज होता है तो पेशेंट का जो बॉडी वेट है ये पर मंथ 10%, टोटल बॉडी का 10% पर मंथ के रेट से बॉडी वेट डिक्रीज करता है, तो बॉडी एकदम लकड़ी सी हो जाती है, पतली सी। इस वजह से इसे स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। एड्स जो डिजीज है, इसको फर्स्ट टाइम 1981 में USA में डिस्कवर किया गया था, होमोसेक्सुअल मेल्स में। यानी एक मेल अगर किसी दूसरे मेल से ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डेवलप कर रहा है तो उन्हें हम होमोसेक्सुअल मेल्स बोलेंगे। तो USA में जो होमोसेक्सुअल मेल्स थे उनमें एक अजीब टाइप की बीमारी थी। क्या था, न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई, फंगस की वजह से निमोनिया था उनको, और कपोसी सार्कोमा कैंसर था। कपोसी सार्कोमा कैंसर ये एक मतलब कि जो मान लें कि रेयर टाइप का कैंसर है, और ऐसे ही जो फंगस से होने वाली निमोनिया है ये भी एक रेयर टाइप की निमोनिया है। तो 1981 में होमोसेक्सुअल मेल्स ने ये फंगस से होने वाली निमोनिया और कपोसी सार्कोमा, तो तभी बताइए क्या पूछ रहे हो आप, क्या दिक्कत है बोलिए। अच्छा, आप ठीक है, ओके हो भाई साहब, आप ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1981 में होमोसेक्सुअल मेल्स में होने वाले रेयर टाइप के डिजीज़ जैसे फंगस से निमोनिया उनमें थी, और कपोसी सार्कोमा कैंसर था उनमें। तो जब ये डिजीज़ देखे गए होमोसेक्सुअल मेल्स में, उसी टाइम साइंटिस्ट लोगों को पता लगा कि ये जो डिजीज़ है ये एड्स की वजह से है। तो कुल मिला के 1981 में होमोसेक्सुअल मेल्स में USA में एड्स को डिस्कवर किया गया। उसके बाद देखिए, एड्स डिजीज़ तो 1981 में ही पता लग गया था, लेकिन एड्स होता किसकी वजह से है ये चीज़ पता लगी थी बाद में। और कब बाद में, तो बोलेंगे 1983 में इस बात का पता लगा था कि ये जो
ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो एड्स है ये एक वायरस की वजह से होता है, और इस वायरस का इन्होंने नाम रखा लिम्फो एडिनोपैथी लिम्फो एडिनोपैथी वायरस। इस वायरस का इन्होंने नाम दिया लिम्फो एडिनोपैथी वायरस। इसको स्कोर कर लिया गया था, और अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है क्या? अरे वो तो समझ में आ गया, अब ठीक है क्या? ओके, तो अब देखिए यहाँ पर 1981 में एड्स डिजीज को डिस्कवर किया गया। उसके बाद 1983 में ल्यूक मॉन्टेजनर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ल्यूक मॉन्टेजनर ने बताया कि जो एड्स है ये वायरस की वजह से होता है, और इस वायरस का नाम इन्होंने रखा लिम्फो एडिनोपैथी वायरस। HIV नहीं, LAV नाम था। उसके बाद 1984 में रॉबर्ट गालो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस वायरस ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 3। उसके बाद इसका नेम आया ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 3। और उसके बाद मॉडर्न टाइम में जो वायरस के नोमेनक्लेचर की जो इंटरनेशनल कमेटी है, फाइनली इसका नाम HIV कर दिया। तो देखिए ये जो HIV है, इसका नाम पहले HIV नहीं था। एक मिनट रुकिए। अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है क्या? आप बोलिए फटाफट। अब नहीं होगा, अब ये ठीक चलेगा। देखिए जब भी थोड़ा सा कराना होता है तो ऐसी ही दिक्कतें आ जाती हैं। देखिए तो अब उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली जो इसका नाम था वो HIV इंटरनेशनल कमेटी ने किया। HIV दो तरह के होते हैं, एक HIV-1 होता है और एक HIV-2 होता है। HIV-1 जो है ये आपको इंडिया में मिलेगा, और वेस्ट अफ्रीका में ये HIV-2 होता है। HIV के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं भी आगे आपको डिस्कस करूँगा। इंडिया में एड्स का जो फर्स्ट केस है 1986 में पता लगा था, चेन्नई सेक्स वर्कर्स में। HIV की जो फैमिली है ये है रिट्रोवायरस, और रिट्रोवायरस फैमिली में वो वायरस आते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, RNA से वो DNA बनाते हैं। और ये HIV का जो जीनस है ये है लेंटीवायरस। लेंटीवायरस जीनस में वो वायरस आते हैं जो कि स्लो रेट से डिजीज कॉज करते हैं। तो HIV भी स्लो रेट से डिजीज कॉज करता है, इस वजह से इसका जीनस लेंटीवायरस है। तो ये सब डिस्कवरीज हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, ये जस्ट नॉलेज के लिए होती है। अब उसके बाद क्या है कि लास्ट 25 ईयर से अगर देखें तो इंटायर वर्ल्ड में ये जो एड्स डिजीज है ये स्प्रेड हो चुका है, और मोर देन 25 मिलियन पीपल्स की इससे डेथ भी हो चुकी है। ये डेटा है NCERT का, इस वजह से इसको आपने ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड में आप लोगों ने क्या पढ़ा? एड्स का दूसरा नाम स्लिम डिजीज है, क्योंकि बॉडी वेट बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है। एड्स जो होता है बर्थ के बाद होता है, इसलिए नॉन कॉन्जेनाइटल है।
एड्स पहली बार 1981 में यूएसए में डिस्कवर हुआ था होमोसेक्सुअल मेल्स में। इंडिया में एड्स का फर्स्ट पेशेंट 1986 चेन्नई में मिला था। एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है इसका सबसे पहले नाम LAV रखा गया था 1983 में। बाद में इसका नाम HTLV टाइप थर्ड हुआ 1984 में, देन HCLV थर्ड हुआ और फिर इंटरनेशनल कमेटी ने इसका नाम HIV कर दिया। HIV के दो टाइप हैं 1 and 2। वेस्ट अफ्रीका में HIV का टाइप 2 मिलेगा, बाकी इंटायर जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसमें HIV का टाइप 1 मिलेगा। ठीक है, HIV की जो फैमिली है ये है रिट्रोवायरस, यानी HIV एक रिट्रोवायरस है और इसका जो जीनस है ये है लेंटिवायरस। लेंटिवायरस जीनस का मतलब क्या है? जो वायरस स्लो रेट से डिजीज कॉज करें उनका जीनस लेंटिवायरस होता है और जिनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उनकी फैमिली उन वायरस की रिट्रोवायरस होती है। अब उसके बाद इसको इसमें डिफरेंस पूछ रहे हो आप, बताइए हर्षवर्धन, किस चीज में डिफरेंस? HIV 1 और 2 में भी क्या बोला है मैंने? अभी जब मैं बता रहा हूँ सेक्स वर्कर्स का मतलब, ये आप गूगल कर लेना उसमें मिल जाएगा कि सेक्स वर्कर्स का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता है लेकिन जानबूझ करके आप लोग डिस्टर्ब करते हो। और HIV 1 और 2 में हर्षवर्धन मैंने अभी क्या बोला था कि ये HIV के टाइप्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी जस्ट मैंने बोला था, तो उसमें डिस्टर्ब क्यों आपने किया कि HIV 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? अनन्या, क्या आपको इसमें HIV किसने डिस्कवर किया? कि क्या लिखा है ऊपर? अभी लाइन क्या बोली मैंने? अभी कोई लाइन बोली है ना मैंने। HIV टर्म नहीं पता कहाँ से आया। अभी इसके लिए मैंने बोला कि इंटरनेशनल कमेटी ने इसका नाम HIV कर दिया गया। आप लोग पहले सुनते नहीं हो, सो जाते हो, और वही बात जो मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूँ, ये पहली वाली स्लाइड 4 बार इसी चीज को। आप लोग सुना कीजिए पहले। नेक्स्ट देखिए, अब ये HIV का स्ट्रक्चर है। अब जितने टाइप्स बता रहा हूँ उसको सुन लेना ध्यान से। HIV के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है HIV टाइप 1 और एक होता है HIV टाइप 2। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बोला जाता है कि HIV या एड्स के ट्रीटमेंट की आज तक वैक्सीन नहीं मिली। वैक्सीन इस वजह से नहीं बन पाई क्योंकि ये जो HIV है इसमें बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होता रहा है अभी तक, और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो जैसे मान लीजिए आज एक HIV डिस्कवर हुआ, हमने इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना शुरू की। 2 साल में हमने वैक्सीन बनाई और 2 साल के बाद देखा कि जिस HIV के टाइप के लिए हमने वैक्सीन बनाई थी उसमें म्यूटेशन हो गया और उसका स्ट्रक्चर बदल गया, तो वैक्सीन काम में नहीं आएगी। तो म्यूटेशन की वजह से लगातार इसका स्ट्रक्चर बदलता रहता है, इसी वजह से HIV के अगेंस्ट आज तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। तो म्यूटेशन की वजह से सेवरल टाइप्स के HIV बन चुके हैं। वही HIV यहाँ बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से HIV बन चुके हैं। तो जैसे सबसे पहले HIV के 2 टाइप हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। आपको वेस्ट अफ्रीका में टाइप 2 मिलेगा, बाकी वर्ल्ड में हर कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया टाइप 1 मिलेगा। टाइप 1 ज़्यादा डेंजरस है, वायरुलेंट का मतलब ज़्यादा डेंजरस होना, और लेस वायरुलेंट टाइप 2 है, यानी ये कम डेंजरस है। दूसरा उसके बाद क्या है, ये जो टाइप 1 है इसके 4 ग्रुप भी हैं, MNOP, जिनमें से M ग्रुप वाला जो टाइप 1 है यही सबसे ज़्यादा एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 90% एड्स के पेशेंट में आपको टाइप 1 का M ग्रुप वाला HIV आपको मिलेगा। और इस M ग्रुप में भी कई सारे सब टाइप्स आते हैं। जैसे M ग्रुप में कई सारे सब टाइप्स हैं, A B C D E F। तो M ग्रुप का जो A सब टाइप वाला HIV है ये आपको ईस्ट अफ्रीका में मिलेगा। B सब टाइप वाला आपको अमेरिका और यूरोप में मिलेगा, और C सब टाइप वाला ये आपको इंडिया में मिलेगा। ऐसे ही जो टाइप 2 हैं इसके 8 ग्रुप्स हैं, A B C D E F G H। ये आपको याद नहीं रखना, जस्ट नॉलेज के लिए, आपको सिर्फ इंडिया के लिए ध्यान रखना है। तो इंडिया में कौन से टाइप का HIV है, बोलेंगे टाइप 1। इंडिया में कौन से ग्रुप का HIV है, तो बोलेंगे M ग्रुप का।
और इंडिया में कौन से सब टाइप का HIV है, तो बोलेंगे C सब टाइप का। इंडिया के लिए ध्यान रखना है, यानी C सब टाइप वाला, M ग्रुप वाला और टाइप 1 वाला HIV ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये HIV के इतने सारे टाइप्स बन कैसे गए? म्यूटेशन की वजह से खूब सारे टाइप्स बनते चले गए। अरे जैसे कोरोना में है अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और लैम्डा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट एक नया आ रहा है। वो क्यों बोला जा रहा है? म्यूटेशन होता जा रहा है, स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है, उनको नए नए नाम देते जा रहे हैं। ऐसे HIV में भी म्यूटेशन की वजह से इनका स्ट्रक्चर बदलता गया और नए नए टाइप इनके बदलते बनते चले गए, और जो टाइप बन चुके हैं वही यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो इंडिया में कौन कौन से ग्रुप वाला, कौन से सब टाइप वाला, कौन टाइप वाला इंडिया में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात आती है HIV के स्ट्रक्चर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसे सुने और चाहे ना सुने। ध्यान से देखिए, HIV के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होता है इसका एनवेलप और दूसरा पार्ट होता है कोर पार्ट। एनवेलप और दूसरा है कोर पार्ट। तो सुनिएगा, ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये है इसका एनवेलप, यानी HIV का एनवेलप पार्ट। और जबकि यहाँ से लेकर के इतना, ये जो है पूरा, इसे बोलते हैं कोर पार्ट। कोर का मतलब मेन पार्ट होता है। तो ये हो गया कोर पार्ट HIV का, और बाहर हो गया एनवेलप वाला पार्ट। अब ये एनवेलप पार्ट में क्या क्या मिलेगा? तो लिपिड की 2 लेयर्स मिलेंगी। ये देखिए, ये लेयर और एक ये लेयर, ये लेयर। तो 2 लेयर है, एक ये लेयर बनी हुई है, एक ये लेयर बनी हुई है। लिपिड की 2 लेयर्स, लिपिड बाइलेयर। अच्छा, इस लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रेट स्ट्रक्चर रखे रहते हैं। ये देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रेट स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। ये देखिए, तो इनको बोलते हैं GP41, नाम दे दिया है इनको GP41। और बाहर की तरफ अगर देखोगे, सबसे बाहर, तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी राउंडेड स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये देखिए, इनको बोल देते हैं GP120। ठीक है ना? जैसे मॉलिकुलर वेट डाल्टन किलो डाल्टन में मेजर करते हो, तो डाल्टन किलो डाल्टन वर्ड तो यहाँ यूज नहीं करते हैं, सीधे 120 लिख दिया। इसके आगे अगर यूनिट जोड़ोगे तो वही जैसे मॉलिकुलर वेट में डाल्टन किलो डाल्टन आता है वही आएगा। तो वो यहाँ पर यूज नहीं करते, सिर्फ 120 लिख दिया और 41 लिख दिया। तो HIV के स्ट्रक्चर में एनवेलप एक पार्ट होता है और कोर दूसरा पार्ट होता है। कोर का मतलब मेन पार्ट, एनवेलप का मतलब कवर। तो एनवेलप में लिपिड की बनी 2 लेयर्स होती हैं, जिन्हें लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। और इन्हीं लिपिड की बनी 2 लेयर्स के बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रेट यूनिट्स रखी होती हैं, जिनको GP41 बोलते हैं। जबकि बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन के राउंडेड स्ट्रक्चर रखे रहते हैं, इन्हें GP120 कह देते हैं। तो GP120, GP41 और लिपिड बाइलेयर, इसको मिला के एनवेलप बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए केमिकली HIV का एनवेलप किस चीज़ का बना है, तो बोलेंगे ग्लाइको से कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन है, लिपिड फैट है। तो आप बोल सकते हो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों ही चीज़ें आपको इसके एनवेलप में मिलेंगी। और ये अरेंज कैसे रहती हैं? लिपिड तो 2 लेयर्स के फॉर्म में अरेंज रहता है, और इन लिपिड बाइलेयर्स के बीच जबकि लिपिड की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन की राउंडेड यूनिट रखी रहती हैं, जिन्हें GP120 कह देते हैं। अगर जाओगे जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में 2 यहाँ पर RNA मिलेंगे। 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 यहाँ पर RNA मिलेंगे, और 2 जो RNA यहाँ पर मिलेंगे ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड होते हैं। तो 2 सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA मिलेंगे आपको यहाँ पर। और इन सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA में, सुनिएगा ध्यान से,
सिंगल स्ट्रैंडेड, ये पूछा था जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बोलेंगे आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बोलेंगे आरएनए है। आरएनए कितने होते हैं, 2, और ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड, बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। उसके अलावा 3 तरह के यहाँ पर एंजाइम रखे रहते हैं। एक है प्रोटीएज एंजाइम, दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और एक है इंटीग्रेज। इन एंजाइम के फंक्शन क्या हैं अभी जस्ट पता लगेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेज, ये देखिए इंटीग्रेज एंजाइम हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 2 मॉलिक्यूल्स ये देखिए, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम का मिलेगा। तो 3 तरह के एंजाइम, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज, और प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए 2 प्रेजेंट होते हैं सेंटर पर। अब इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जो प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन को कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वायरस में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जो प्रोटीनियस कोट होता है उसे कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं। तो ये प्रोटीनियस कोट है, इसे कैप्सिड प्रोटीन बोल देंगे। और ये जो कैप्सिड प्रोटीन है, इस बोलेंगे ये P24 से बनी हुई है। और इसके बाहर ये जो ग्रेन्यूल्स रखे हुए हैं प्रोटीन के, इसे बोलेंगे मैट्रिक्स प्रोटीन, और ये बनी होती है P17 की। तो P मतलब प्रोटीन हो गया, और 17 मॉलिकुलर वेट की वजह से टर्म यूज किया गया है। इसे यहाँ पर 120 है, तो ये मॉलिकुलर वेट की वजह से 120 वर्ड आया है। यहाँ पर 41 मॉलिकुलर वेट की वजह से आया है। तो इससे घबरा मत जाना कि नंबर कैसे यहाँ पर मेंशन किए गए। तो अब इसके स्ट्रक्चर को एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है। HIV का शेप स्फेरिकल होता है, यानी HIV राउंडेड होता है। 90 to 120 नैनोमीटर ये इसका डायमीटर होता है, और इसके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक एनवेलप हो गया, दूसरा कोर पार्ट हो गया। एनवेलप जो है लिपोप्रोटीन का बना है। लिपोप्रोटीन का मतलब ये है लिपिड की बनी 2 लेयर होती हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन की नोक होती है। नोक का मतलब वही घुंडियाँ, और घुंडियाँ 2 तरह की होती हैं, सीधी और गोल। जो सीधी वाली हैं इनको तो बोलते हैं GP41, और जो गोल होती हैं GP120। इन्हें सरफेस भी बोला जाता है क्योंकि ये बाहर की तरफ है। इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है उसी के बीच बीच में है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया। उसके बाद कोर पार्ट जो है, इसमें आपको प्रोटीन के बने 2 कोट मिलेंगे, एक कैप्सिड प्रोटीन, एक मैट्रिक्स प्रोटीन। ये P17 की बनी होती है, P24 की बनी होती है, और P24 ही जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है, इस वजह से कैप्सिड वर्ड आता है। और कैप्सिड के बाहर जो प्रोटीन होगी, ग्रेन्यूल जो रखे हुए थे, इसे मैट्रिक्स प्रोटीन बोलेंगे। ये P17 की बनी होती है, P प्रोटीन 17 मॉलिकुलर वेट के लिए है। अच्छा, मैंने बोला था कि पूरा का पूरा पैथोजन कभी भी एंटीजन की तरह वर्क नहीं करता, उसके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। तो जो कैप्सिड प्रोटीन है ना P24, यही एंटीजेनिक है HIV में। यानी अगर बॉडी में एंटीबॉडीज बनी तो इसी के अगेंस्ट बनेंगी, बिकॉज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी इसी में होती है। क्लियर है। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेंगे जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, और 3 तरह के एंजाइम मिलेंगे, प्रोटीएज 1 मॉलिक्यूल, इंटीग्रेज का 1 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। परिधि से इसको एंजाइम्स के फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एंजाइम के क्या क्या वर्क हैं। अब उसके बाद एक पॉइंट लिखा है, ये देखिए, GP120 और CD4+ of T cells and macrophage are complementary to each other। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोला ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप समझ जाना ये दोनों फिट हो जाएंगे, जैसे लॉक और की फिट हो जाती है एक दूसरे में। तो लॉक और की को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी ऐसी सेल्स हैं जिन पर रिसेप्टर CD4+ होते हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी ऐसी सेल्स हैं जिन पर रिसेप्टर CD4+ होते हैं, तो वो CD4+ रिसेप्टर, और इस HIV में जो सबसे बाहर की तरफ GP120 है, ग्लाइकोप्रोटीन के राउंडेड जो नोब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी HIV का GP120 और हमारी बॉडी में
जिन सेल पर CD4+ रिसेप्टर है, तो CD4+ रिसेप्टर और GP120 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। इसका ये मतलब निकल के आता है, जब भी HIV हमारी बॉडी में आएगा तो ये उन सेल पर अटैक करेगा जिनके रिसेप्टर CD4+ होते हैं, क्योंकि HIV की GP120 CD4+ से अटैच हो जाती है, फिट हो जाते हैं दोनों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। और फिर HIV CD4+ रिसेप्टर की हेल्प से सेल के अंदर घुस जाएगा और अपनी लाइफ साइकिल ऑपरेट करेगा। वही बात यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अब उसके बाद क्या है, इसका ये देखिए लाइफ साइकिल और डायग्राम, यही आपको करना है जो आपके NCERT में गिवन है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रिट्रोवायरस, का मतलब HIV। रिट्रोवायरस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, इस वजह से रिट्रोवायरस क्या कहते हैं। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उन्हें रिट्रोवायरस बोला जाता है। ठीक है, तो ये HIV। अब देखिए ये टारगेट सेल है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी में एक सेल है टारगेट सेल, जिस पर HIV अटैक करेगा। और HIV किस पर अटैक करता है ये पहले से ही पता है, हर उस सेल पर यह अटैक करेगा जिसकी रिसेप्टर साइट CD4+ है। और CD4+ मैंने बताया था कि जो हेल्पर T सेल्स होती हैं, TH लिम्फोसाइट्स, उनकी रिसेप्टर साइट CD4+ होती है। और मैक्रोफेज पर भी रिसेप्टर CD4+ प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी में हर उस सेल पर यह अटैक करेगा HIV जिनकी रिसेप्टर साइट CD4+ होती है। तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी की एक सेल है टारगेट सेल, और इस पर, इस जगह पर, ये मेम्ब्रेन पर, इस पर रिसेप्टर है यहाँ पर CD4+। और HIV में सबसे बाहर की तरफ GP120 नोव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये GP120 जो है HIV के, ये CD4+ में फिट हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो क्या बनेगा, GP120 + CD4+ कॉम्प्लेक्स, यही तो बनेगा ना। अरे भाई ये एक सेल है, मान लीजिए टारगेट सेल, और इस टारगेट सेल के ऊपर यहाँ CD4+ रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये HIV है। और इस HIV में सबसे बाहर की तरफ ये GP120 रखे हुए हैं। ये GP120 CD4+ में फिट हो जाएंगे जा करके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। जब फिट हो जाएंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, GP120 + CD4+ कॉम्प्लेक्स, ये तो बोल सकते हैं। अब उसके बाद HIV में सिर्फ जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी 2 RNA जो हैं, SS का मतलब सिंगल स्ट्रैंड, और जो 3 एंजाइम थे, प्रोटीएज, इंटीग्रेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तीनों एंजाइम और जेनेटिक मटेरियल यानी RNA, ये इसी रिसेप्टर की हेल्प से होस्ट सेल के अंदर आ जाता है। ये देखिए, तो ये अंदर आ गया, ये RNA आ गया, वायरल RNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, होस्ट सेल के अंदर आ गया। तो NCERT में तो वैसे भी कभी पूरा तो लिखा नहीं होता, तो वायरस RNA लिखा हुआ है, मतलब इसका ये है कि वायरस के RNA तो अंदर आते ही हैं, साथ साथ में जो 3 एंजाइम है वो भी अंदर आते हैं। बाकी कैप्सिड प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर जो कुछ भी होता है वो सब बाहर ही रह जाता है। सिर्फ RNA और एंजाइम्स होस्ट सेल के अंदर आ जाते हैं। ये आगे देखिए। अब देखिए 3 एंजाइम थे, तो सबसे पहले यूज होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। इस एंजाइम का यूज करके होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में वायरस का RNA जो है DNA में बदल जाता है। और RNA का DNA में बदलना, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें वायरस का RNA वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाएगा होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। अब वायरस का जो DNA है ये क्या करेगा, होस्ट सेल में न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा ये, और न्यूक्लियस में जो होस्ट सेल का DNA है, यानी हमारी सेल का जो DNA है न्यूक्लियस में, हमारी सेल के न्यूक्लियस में जो DNA है, उस DNA से वायरस का DNA जुड़ जाएगा। लेकिन कैसे जुड़ेगा, जैसे ये हमारा DNA है, तो उस DNA को बीच से कट करना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, जगह बनेगी, और फिर उसी जगह में वायरस का DNA फिट हो जाता है। ये काम इंटीग्रेज एंजाइम करता है। और ऐसा ही काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का भी होता है, जो आप बायोटेक में पढ़ोगे।
तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि HIV में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो DNA को कट कर सकते हैं। तो यहाँ HIV का जो इंटीग्रेज है ये भी होस्ट सेल के DNA में कट बनाएगा और फिर उसी कट वाली जगह पर वायरल DNA फिट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द DNA ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, ये अटैच हो गया। अब क्या करेगा, ये जो वायरल DNA है ये खूब सारे नए नए RNA बना देगा। वायरल DNA खूब सारे RNA बना देगा नए। ये RNA न्यूक्लियस से निकल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए बाहर आ गए, न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे DNA की हेल्प लेकर के वायरस का DNA खूब सारे RNA बनाएगा और ये RNA न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं वापस। अब ये वायरल RNA जो है ये क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है ना, और जब RNA से प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए वायरल RNA प्रोटीन्स बन जाएंगे, वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगे। वायरल RNA ने प्रोटीन बना दिया, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलेंगे। वायरल RNA से जो प्रोटीन बनती है ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल होती है, लार्ज साइज की होती है। तो इन लार्ज साइज को नॉन फंक्शनल प्रोटीन को स्मॉल फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करना ये प्रोटीएज एंजाइम का वर्क होता है। तो प्रोटीएज की प्रेजेंस में वायरल RNA से जो प्रोटीन बनी है इसको फंक्शनल प्रोटीन में बदल दिया जाएगा। ये देखिए, और जो फंक्शनल प्रोटीन है ये जब वायरल RNA से जुड़ेगी तो नए HIV बन जाएंगे और ये HIV अब इस टारगेट सेल से निकलेंगे और जो दूसरी सेल्स हैं उन पर अटैक करेंगे और उन पर भी इसी तरीके अपना साइकिल रिपीट करेंगे। तो ये HIV का लाइफ साइकिल है होस्ट सेल के अंदर। जब तक HIV का लाइफ साइकिल होस्ट सेल में चलता रहता है, होस्ट सेल लिविंग रहती है और जैसे ही HIV होस्ट सेल से निकल के दूसरी सेल में जाएंगे तो जो होस्ट सेल है वो किल हो जाएगी, डेड हो जाएगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है और ये NCERT की लाइन है। एक बार ब्रीफ किए दे रहा हूँ क्या क्या होता है। देखिए HIV का जेनेटिक मटेरियल RNA जो कि 2 होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडर्ड होते हैं और प्लस 3 तरह के एंजाइम, पर इसे ध्यान रखना है, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज एंजाइम एंड RNA ऑफ HIV ये होस्ट सेल के अंदर आते हैं। और कैसे आते हैं, होस्ट सेल ये है देखिए मान लीजिए, और होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है जिनका नाम है CD4+। ये HIV आ गया। अब HIV में सबसे बाहर की तरफ GP120 होती है, ये देखिए। तो GP120 होस्ट सेल के CD4+ से अटैच हो जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। अब उसके बाद HIV में जो RNA है और जो एंजाइम है ये इन्हीं रिसेप्टर से होते हुए होस्ट सेल के अंदर आ जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके वायरल RNA DNA में बदल जाएगा। अब ये DNA होस्ट सेल के DNA से जुड़ जाएगा इंटीग्रेज का यूज करके और होस्ट सेल के DNA की हेल्प लेकर के वायरल DNA RNA बना देंगे। ये RNA न्यूक्लियस से निकल के वापस साइटोप्लाज्म में आएंगे और प्रोटीन बना देंगे। प्रोटीन को फंक्शनल कर देगा प्रोटीएज एंजाइम और ये प्रोटीन RNA आपस में जोड़ करके HIV में बदल जाएंगे। अब ये HIV इस सेल से निकलेंगे, जैसे निकलेंगे ये सेल किल हो जाएगी और अब ये HIV किसी दूसरी सेल पर अटैक करेंगे। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि HIV कौन कौन सेल को टारगेट करते हैं जिन पर CD4+ रिसेप्टर होते हैं। एग्जाम्पल हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेज। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि पहले किस पर अटैक करते हैं HIV। तो ध्यान रखना HIV अगर बॉडी में आया तो सबसे पहले मैक्रोफेज पर अटैक करेगा, उसके बाद हेल्पर टी सेल पर। इसका भी एक रीजन है, मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आती हैं, मैंने बताया था। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बॉडी में उन जगह पर होती हैं जहाँ से माइक्रोब्स एंटर करते हैं। तो जहाँ कहीं से भी HIV बॉडी में एंटर कर रहा होगा सबसे पहले उसे मैक्रोफेज ही मिलेगी, तो उसी पर अटैक करेगा और फिर मैक्रोफेज पर लाइफ साइकिल करते करते फिर उसके बाद हेल्पर टी सेल पर अटैक करेगा जाकर के। और एक चीज़, मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ HIV भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि जब HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है तो मैक्रोफेज सेल के साथ जाता है हमेशा। इसी वजह से मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपने ध्यान रखना है। ये पूरा लाइफ साइकिल तो आएगा नहीं बनाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पर नीट वगैरह में तो आएगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या ध्यान रखने हैं, HIV किस पर अटैक करता है, तो आप बोलना उन सेल पर जिनकी रिसेप्टर साइट CD4+ है। HIV जब टारगेट सेल से अटैच होता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, GP120 + CD4+ कॉम्प्लेक्स। HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अकेले खुद से जाता है इस सेल के साथ, तो बोलेंगे सेल के साथ। कौन सी सेल, मैक्रोफेज। इसी वजह से मैक्रोफेज को फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, हेल्पर टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हेल्पर टी सेल ही किलर टी सेल को एक्टिव करती हैं। हेल्पर टी सेल ही बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करती हैं, तभी एंटीबॉडीज बनेंगी, तभी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी। और HIV इन्हीं हेल्पर टी सेल के नंबर को घटा देता है। हेल्पर टी सेल अगर घट गई तो एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, किलर टी सेल भी एक्ट नहीं करेगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो बहुत सारे माइक्रोब्स के बॉडी में इन्फेक्शन होने लगेंगे। कितना नंबर घट जाता है, तो नॉर्मली देखा जाए तो हेल्दी पर्सन में अगर 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया से आप ब्लड निकालो तो आपको 900 हेल्पर टी सेल मिलेंगे। लेकिन जब HIV अटैक करने लगता है तो जब हेल्पर टी सेल का नंबर बिलो 200 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड हो जाता है तो सीरियस कंडीशन आ जाती है, इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। HIV हेल्पर टी सेल पर अटैक करता है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करता है, बिलो 200 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। इसका मतलब ये है कि अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया से ब्लड निकालो तो आपको 200 हेल्पर टी सेल आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब अब कोई नहीं पूछ रहा है। अभी कंप्लीट होगा ये चैप्टर। डाउट्स पूछिए। कोई भी वायरस होगा वो ऐसे ही अटैक करता है, वो अपनी लाइफ साइकिल सेल के अंदर ही ऑपरेट करता है। ऐसे एंजाइम्स वगैरह नहीं होते मैक्रोफेज के पास कि वो उसकी फैगोसाइटोसिस कर पाए। HIV टाइप 1 के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, टाइप 2 के कम सीवियर होते हैं। अभी सिम्टम्स भी पढ़ाया जाएगा। प्रोटीएज एक एंजाइम है जो वायरल RNA से जो प्रोटीन्स बनती हैं नॉन फंक्शनल, उनको फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। डेथ कंपल्सरी है एड्स में। साइजोगोनी मल्टीपल फिजन का दूसरा नाम है। एंटीबॉडी कैसे बनेंगी, हेल्पर टी, अभी रुक तो जाओ, एंटीबॉडीज अभी आगे आएगा सब। कोर प्रोटीन मतलब मेन प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेज कितना कम होता है ये नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, ये नहीं है।
ये जितना हेल्पर टी सेल के लिए जो बताया है यही पढ़ना है आपको। देखिए अब यहाँ पर है क्या, वायरस का स्ट्रक्चर तब कंप्लीट होता है जब जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन वगैरह का कवर भी बन जाए। तो न्यूक्लियस के अंदर होस्ट सेल के डीएनए की हेल्प से एचआईवी के डीएनए में खूब सारे आरएनए बना दिए। वो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के में आ जाते हैं। अब एचआईवी तो कंप्लीट तब बनेगा ना जब उन आरएनए पर प्रोटीन का कवर भी बन जाएगा। तो वो आरएनए जो हैं वो प्रोटीन बनाने लगते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कह देते हैं। लेकिन जो प्रोटीन बनती हैं उनका साइज बड़ा होता है और वो नॉन फंक्शनल होती हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम जो होता है एचआईवी वाला, ये नॉन फंक्शनल लार्ज साइज की प्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन में बदल देता है, और फिर वो प्रोटीन आरएनए के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। तो प्रोटीन इकट्ठा हो गई, आरएनए है ही है, तो वही सब नए नए एचआईवी में, और फिर वो टारगेट सेल से निकल के किसी दूसरी सेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप थी इसकी। अब उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब आसान बातें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन होता है एचआईवी का, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से होता है। और भी कई तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन 80% एचआईवी का ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। तो अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन एचआईवी का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस वजह से होता है, तो ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और किस किस तरीके से हो सकता है, पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखना, इसका मतलब आप कुछ और ही निकालोगे लेकिन कुछ अलग मतलब है। पेरेंट्रल का मतलब होता है कि एलिमेंट्री कैनाल को छोड़ करके किसी दूसरी जगह से बॉडी में एंटर करना। पर का मतलब एक्सेप्ट, और एंट्रल का मतलब इंटेस्टाइन है, यानी वही एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर हम फूड खाएं, उसके फूड के साथ कोई पैथोजन बॉडी में चला जाए, तो आप बोलोगे ये एंट्रल रूट है, एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी में जा रहा पैथोजन, इसको छोड़ दो। पेरेंट्रल का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को छोड़ करके किसी दूसरी तरीके से जब कोई पैथोजन बॉडी में आए तो उसे पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, मान लीजिए एड्स के पेशेंट ने एक इंजेक्शन यूज किया और वही इंजेक्शन हमने लगा लिया, तो उससे एचआईवी हमारी बॉडी में आ जाएगा, ये पेरेंट्रल रूट हुआ। एड्स पेशेंट का ब्लड लिया और उसको हमने अपने अंदर चढ़ा लिया, उस इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये आ जाएगा, ये भी पेरेंट्रल रूट हुआ। ठीक है, अगला है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उस लेडी से उसके यूट्रस में जो
कपड़ा में मशीन में कपड़ा तीनों को लगा संबल से छोड़ देखा गया